हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक नए लेक्चर में। और आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 जो कि सॉल्यूशन है उसके 15th लेक्चर में एंटर करेंगे। इससे पहले सॉल्यूशन का 14 लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है, जहां पे मैंने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तक आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या चीज के बारे में बात करेंगे, तो आज हम लोग लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एंटर करेंगे जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए विजिट करते हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो चलिए अब हम लोग आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो आज हम लोग लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर उसके बारे में बात करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर, चलो तो देखो बच्चा लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले तुमको दो टर्म का मतलब समझना होगा, जिसमें कि एक टर्म है ऑस्मोसिस और दूसरा टर्म है डिफ्यूजन। ठीक है, तो पहले हम आप लोग को यही समझाते हैं कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर समझाएं तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो कंटेनर लेते हैं। ये अपना पहला कंटेनर हो गया और ये दूसरा कंटेनर हो गया। दोनों कंटेनर को हम लोग एक सेपरेशन वॉल से सेपरेट करेंगे, मतलब यहां पे बीच में एक सेपरेशन वॉल डालेंगे, यहां पे भी बीच में सेपरेशन वॉल डालते हैं। तो दोनों कंटेनर में हम लोग बीच में एक सेपरेशन वॉल डालेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा कलरफुल और बना लेते हैं। ये अपना सेपरेशन वॉल है। ठीक है, ये भी अपना बात करोगे तो ये भी अपना सेपरेशन वॉल है। ठीक है, दोनों सेपरेशन वॉल में डिफरेंस क्या होगा, तो ये जो तुम्हारा सेपरेशन वॉल है किसी एक नॉर्मल मेम्ब्रेन से बना होगा, नॉर्मल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो अपना सेपरेशन वॉल होगा ये अपना बना होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एसपीएम बोल रहे हैं, हालांकि हम फुल फॉर्म लिख देते हैं। इसका नाम क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कहीं सुने हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम? तो सही सोच रहे हो, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो उसी टाइप का मेम्ब्रेन हम लोग यहां पे सेपरेशन वॉल के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों जो कंटेनर है हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। पार्ट 1 में जो सॉल्यूशन होगा उसको सॉल्यूशन 1 मान लेंगे और दूसरे पार्ट में जो सॉल्यूशन होगा उसको सॉल्यूशन 2 बोल देंगे। सिमिलरली यहां पे भी इस साइड में जो सॉल्यूशन होगा उसको सॉल्यूशन 1 बोलेंगे और इधर जो सॉल्यूशन होगा उसको सॉल्यूशन 2 बोलेंगे। अब देख, इधर जो कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन को, उसका कंसंट्रेशन को C1 मान लेते हैं और इधर वाला जो सॉल्यूशन होगा उसका कंसंट्रेशन को C2 कंसीडर करेंगे। सेम काम यहां पे भी हम लोग करते हैं, C1 और इसका क्या होगा C2। हम लोग एक यहां पे एजम्पशन करेंगे, एजम्पशन लेंगे, मान के चलते हैं लेट C1 ग्रेटर देन C2। ये हम मान रहे हैं, अगर आपको मन है ना C2 ग्रेटर देन C1 मानना तो आप मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी हमको मन किया कि C1 ग्रेटर देन C2, ठीक है, हम लोग यही मान के चलेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहां पे भी दूसरे सॉल्यूशन में भी वही सेम काम करेंगे, C1 ग्रेटर देन क्या होगा C2। अच्छा, C1 और C2 क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहां पे लिख रहे हैं C1 एंड C2 का अगर बात किया जाए, C1 एंड C2, तो ये तुम्हारा रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। C1 और C2 क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मेरा बात समझ में आ गया? ठीक है, अब देख, अगर C1 का वैल्यू ज्यादा है C2 के कंपैरिजन में, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब बाबू ये समझ में आ रहा है कि C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा है और जिस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज्यादा होता है वहां पे सॉल्यूट ज्यादा होगा। यानी C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन 1 में जो अपना सॉल्यूट है वो एक्सेस में होगा, यानी ज्यादा होगा। और जिस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कम है उसमें सॉल्वेंट ज्यादा होता है, तो हम बोल सकते हैं यहां पे सॉल्वेंट पार्टिकल जो है वो एक्सेस में होगा। सेम कहानी यहां पे भी होगा। ठीक है, C1 में अगर बात किया जाए तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है,
मतलब इधर वाले साइड में सॉल्यूट जो होगा बच्चा वो एक्सेस में होगा, और वही यहां पे बात करोगे सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट जो है वो किस में होगा, एक्सेस में। यानी जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा उधर सॉल्यूट ज्यादा होगा, और जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम उधर सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहां पे देखो तो बीच में है सेपरेशन वाल, और दोनों साइड यहां पे कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, तो यहां पे मूवमेंट स्टार्ट होगा, और मूवमेंट हमेशा कहां से कहां होता है, तो ज्यादा से कम के तरफ। यानी सॉल्यूशन 1 में सॉल्यूट ज्यादा है, तो सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 के तरफ भी मूवमेंट होगा, और सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 के तरफ भी मूवमेंट होगा। अब सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 के तरफ कौन मूव करेगा, तो अपना सॉल्यूट पार्टिकल मूव करेगा, और सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 के तरफ कौन मूव करेगा, तो गुड, अपना सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेगा। सेम बच्चा यहां पे भी होगा, सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 में कौन मूव करेगा, तो अपना सॉल्यूट मूव करना चाहिए, और सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 कौन मूव करना चाहिए, सॉल्वेंट मूव करना चाहिए। ठीक है, अब देख, अगर मेम्ब्रेन नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सॉल्यूट पार्टिकल भी मूव कर सकता है और सॉल्वेंट पार्टिकल भी मूव कर सकता है। वही अगर मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल हो, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपने थ्रू सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है, सिर्फ किसका मूवमेंट को अलाउ करता है, सॉल्वेंट पार्टिकल का। ठीक है, तो अगर हम यहां पे बात करें, अगर नॉर्मल मेम्ब्रेन है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव कर रहा है, तो इस फेनोमेना को आप लोग नाम दोगे डिफ्यूजन। बोलो जोर से, क्या नाम देंगे, डिफ्यूजन। वही अगर हम बात करें, तो अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है, और अगर किसी मेम्ब्रेन के अलाउ, और अगर वो मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल हो जाए और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है, तो इस फेनोमेना को बोलेंगे ऑस्मोसिस। बोलो क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस तुमको समझ में आ गया। अगर हम लोग दो सॉल्यूशन को एक सेपरेशन वाल से सेपरेट किए हो, और दोनों में कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो, और एक के केस में सेपरेशन वाल नॉर्मल हो और एक केस में सेमी परमिएबल हो, तो नॉर्मल सेपरेशन वाल के केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करेगा, फेनोमेना को नाम देंगे डिफ्यूजन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के केस में सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्टिकल का मूवमेंट होगा, तो सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होगा। सेमी परमिएबल के अक्रॉस सॉल्यूट पार्टिकल मूव नहीं कर सकता है। इस फेनोमेना को हम लोग क्या नाम देंगे, ऑस्मोसिस। अब अगर हम ऑस्मोसिस का डेफिनेशन पूछे, यहीं पे हम साइड में ऑस्मोसिस का डेफिनेशन लिखने वाले हैं कि ऑस्मोसिस किसको कहते हैं। तो पहला बात तो ये समझ में आ गया भैया कि ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्टिकल का मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है। और ये सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट कौन से मेम्ब्रेन के अक्रॉस में होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में होता है। तो ऑस्मोसिस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ऑस्मोसिस को डिफाइन कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम, अब यहां पे ध्यान से देखना, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, C2 से C1 के तरफ। अब C2 लोअर कंसंट्रेटेड है और C1 क्या है, हायर कंसंट्रेटेड। इसी बात पे अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन में हम लोग ये बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज क्या, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो कैसे डेफिनेशन लिखेंगे, तो ऑस्मोसिस कैन बी डिफाइंड एज, या फिर लिख सकते हैं मूवमेंट ऑफ, या फिर इट इज डिफाइंड एज movement of solvent particle, movement of solvent particle from, ठीक है, कहां से कहां, तो movement of solvent particle from higher concentrated solution, सॉरी हम भी गलत बोल रहे हैं, movement of solvent particle from lower concentrated solution to higher concentrated solution through semi permeable membrane, ठीक है, is known as ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस हम लोग किसको कहते हैं,
तो ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? इट इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज क्या? ऑस्मोसिस। बात क्लियर है? ठीक है। अब सवाल ये है ना बच्चा, कभी कभी तुमसे ये भी पूछ लेता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं? तो बाबू एक ऐसा मेम्ब्रेन जो अपने थ्रू सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट को अलाउ करे, सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट को अलाउ ना करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द मेम्ब्रेन which allows only the movement of solvent particle, ठीक है? the membrane which allows only the movement of solvent particle through it is known as सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। शॉर्ट फॉर्म में लिखे, आप लोग फुल फॉर्म लिख लेना, ठीक है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल का बात करोगे तो जो एनिमल मेम्ब्रेन होता है, एनिमल मेम्ब्रेन, तो एनिमल मेम्ब्रेन एक तरह का एग्जांपल है किसका? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। तो अभी तक हम क्या क्या बात बताया आपको? ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से आप लोग को पहले आप लोग को पहले यह समझना था कि ऑस्मोसिस किसको कहा जाता है, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या किए? दो कंटेनर बनाए और दोनों के बीच में एक सेपरेशन वॉल को प्लेस किए, ठीक है? एक सेपरेशन वॉल नॉर्मल मेम्ब्रेन से बना था, एक सेपरेशन वॉल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना था। एक साइड जो सॉल्यूशन था उसका कंसंट्रेशन को C1 माने, दूसरा साइड जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन को C2। C1 का कंसंट्रेशन ज्यादा था और C2 का कंसंट्रेशन कम, यानी C1 के साइड सॉल्यूट ज्यादा था और C2 के साइड सॉल्वेंट ज्यादा था। अब कंसंट्रेशन का डिफरेंस, ठीक है, यानी यहां पे पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। तो नॉर्मल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव किया, जबकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सिर्फ कौन पार्टिकल मूव किया? सॉल्वेंट। तो अगर नॉर्मल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करेगा तो इसको नाम दोगे डिफ्यूजन, और सिर्फ सॉल्वेंट मूव किया तो इसको नाम देंगे क्या? ऑस्मोसिस। अब इसी को हम कैसे डिफाइन किए? तो सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब मन में एक सवाल आएगा कि सर क्या ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पॉसिबल है? तो जवाब है यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस भी ऑस्मोसिस हो सकता है। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है बीच में तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब ऑस्मोसिस समझाने के बाद आपको बताया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो एक ऐसा मेम्ब्रेन जो अपने थ्रू सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट को अलाउ करे, उसी को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? तो अब हम लोग बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। अब ऑस्मोसिस समझने के बाद तुम इजीली समझ सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं। तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग पहला जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात करते हैं। अब देख, पहला डेफिनेशन क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर का, ये देखना। इसके लिए हम क्या करते हैं? इस तरह का एक कंटेनर ड्रॉ करते हैं और इस कंटेनर में एक राउंड बॉटम फ्लास्क को इंसर्ट करेंगे। इसका नीचे वाला जो पार्ट है ना, इसको कट करके हटा देते हैं और इसके जगह में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल देते हैं। क्या डाल देंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब थोड़ा सा कलरफुल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें एक सॉल्यूशन को फिल करते हैं और इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को C1 मान लेते हैं। अब ये जो तुम्हारा बीकर है, इसमें भी हम लोग एक सॉल्यूशन को फिल करेंगे, बट यहां पे जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन को C2 मान लेंगे। फिर कहानी सेम होगा, C1 ग्रेटर देन C2। अब देख, दो सॉल्यूशन, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और यहां पे कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब यहां पे ऑस्मोसिस होगा। अच्छा, उससे पहले एक और बात, अभी जो ये फ्लास्क है उस पे जो वाटर लेवल है वो इस पॉइंट तक है, इसको हम लोग पॉइंट ए मान लेते हैं। अब इस पॉइंट ए पे कितना प्रेशर लग रहा होगा? तो ऑब्वियसली जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा होगा वही प्रेशर लग रहा होगा। अब यहां पे कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, मतलब पक्का यहां पे ऑस्मोसिस होगा और लोअर कंसंट्रेटेड से हायर कंसंट्रेटेड के साइड सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट स्टार्ट होगा। अब यहां पे जब सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट स्टार्ट होगा तो वाटर लेवल मान लो राइज करके बी पॉइंट तक पहुंच गया, ये बी पॉइंट तक पहुंच गया।
अब हम वापस से ए पॉइंट पे प्रेशर सोचते हैं। अब जब यहां पे एक्स्ट्रा ये वाटर नहीं था तो सिर्फ एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा था। अब इस ए पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो किसके किसके वजह से होगा, तो ये जो एक्स्ट्रा यहां पे वाटर एक्यूमुलेट हुआ उसके वजह से भी यहां पे प्रेशर होगा, साथ ही साथ जो एटमॉस्फेयर पहले से प्रेशर लगा रहा वो तो रहेगा ही रहेगा। तो ए पॉइंट पे अब एक एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप कर रहा है, ये एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल के वजह से। अब ये एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों डेवलप किया, ये एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल कहां से आया, तो ऑस्मोसिस के वजह से सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट हुआ है। अब यहां पे ऑस्मोसिस के वजह से ए पॉइंट पे जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप किया उसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। तो इसका एक डेफिनेशन क्या हो सकता है, डेफिनेशन ये हो सकता है कि एक्स्ट्रा प्रेशर developed on the higher concentrated solution side, due to the phenomena of osmosis, is known as osmotic pressure। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं, तो ऑस्मोसिस के वजह से यहां पे जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ध्यान रखने वाला बात यह है बाबू, ऑस्मोटिक प्रेशर किधर डेवलप होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साइड डेवलप करता है। क्या ये दो बात क्लियर हो गया, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अब वो डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर आप लोग इसको कॉपी नहीं किए होंगे तो कॉपी इसको कर लो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, तो इसका नेक्स्ट डेफिनेशन क्या हो सकता है ये देख। इसके लिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक कंटेनर ड्रॉ करते हैं और अब की बार ये यू शेप ट्यूब ड्रॉ करेंगे और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इंसर्ट करेंगे। ये होगा अपना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लेफ्ट साइड भी एक सॉल्यूशन होगा, राइट साइड भी एक सॉल्यूशन होगा, और दोनों सॉल्यूशन सेम नहीं होगा। इधर जो सॉल्यूशन होगा उसका कंसंट्रेशन को C1 और इधर को क्या मान लेंगे, C2। फिर से C1 ग्रेटर देन C2। अब दो सॉल्यूशन, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कंसंट्रेशन का डिफरेंस, बोल कौन सा फेनोमेना होगा, ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है कहां से कहां, हायर कंसंट्रेटेड से लोअर कंसंट्रेटेड या लोअर से हायर, तो ऑब्वियसली लोअर से हायर, मतलब यहां से यहां सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करने वाला है। क्या बात समझ आ गया, ठीक है। तो लोअर कंसंट्रेटेड से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साइड सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करेगा। अब सोच, अगर हम यहां पे क्या कर दे, यहां पे पहले से एक पहरेदार को बैठा दे, पहरेदार मतलब पिस्टन डाल दे यहां पे, और पिस्टन को इतना प्रेशर डाल के रखे कि इधर से इधर सॉल्वेंट पार्टिकल मूव ही ना करे, ठीक है। अगर हम यहां पे पहले से एक प्रेशर एक्सर्ट करके रखे हैं तो क्या ये सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर पाएगा, जैसे ये मूव करना चाहेगा इसको बोलेगा किधर, ठीक है, अब तुरंत दूसरे तरफ इसको पुश कर देगा या फिर मूव ही नहीं करने देगा, ठीक है। तो यहां पे ऑस्मोसिस को रोकने के लिए पिस्टन के ऊपर में आप कुछ ना कुछ प्रेशर लगाए होंगे, तो जो भी हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साइड वो पिस्टन प्रेशर लगा रहा होगा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का जो अपना सेकंड डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन द हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द फेनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। एक डेफिनेशन इससे प्रीवियस में क्या बताए, सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साइड अगर ऑस्मोसिस हो जाए तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप होता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। या दूसरा तरीका क्या है कि भैया हम हायर कंसंट्रेटेड साइड पहले ही एक प्रेशर लगा के रखे और इधर से इधर जो सॉल्वेंट पार्टिकल मूव कर रहा है उसको पहले बोल दे कि नहीं मूव ही नहीं करना है, ठीक है। तो उस केस में जो भी प्रेशर लगा रहे हो और सॉल्वेंट पार्टिकल को मूव नहीं करने दे रहे हो उसी को किस नाम से बुलाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड on the higher concentrated solution side, extra pressure applied on the higher concentrated solution side to stop the phenomena of osmosis,
to stop the phenomena of osmosis is known as osmotic pressure. ठीक है, तो हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साइड आप जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करके ऑस्मोसिस का फेनोमेना को रोकते हो उसको भी किस नाम से बुलाया जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से। तो ये दो डेफिनेशन है, आपको दोनों में से जो अच्छा लगे वो याद रख लेना। अगर हम लोग इसका इंपॉर्टेंस का बात करें तो जब आप लोग बोर्ड वगैरह एग्जाम दोगे तो उस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन कभी कभी आप लोग से पूछ लिया जाता है। हालांकि जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन में कोई वहां पे उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस इतना याद रखना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर किधर डेवलप होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा किधर डेवलप होगा? हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साइड। क्या बात समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट अब ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ डेरिवेशन देखना है, उसके बारे में बात किया जाए। अब अगर रिप्रेजेंटेशन का बात करें ना तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल पाई। तो इसको हम लोग पाई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम अपना ऑस्मोटिक प्रेशर का बात करें तो भाई ऑस्मोटिक प्रेशर दो चीज के ऊपर में डिपेंड करता है, और वो दो चीज क्या क्या है? एक तो भैया ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन। और दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। बात क्लियर है? ठीक है, तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2 और दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दे तो क्या हम ये बोल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू टी? क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू क्या होगा? टी। बच्चा ये काम बचपन से करते आए हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटा के इक्वल टू दिया जाता है तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है, और यहां पे एक कांस्टेंट देंगे R। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा CRT। बट एक बात ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला तभी यूज करोगे जब I का वैल्यू किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। अब I क्या होता है इसके बारे में पूरा एक लेक्चर ही है। I है वांट ऑफ फैक्टर, और वांट ऑफ फैक्टर तभी यूज करोगे, ठीक है, जब सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट डिसोसिएट करता है। और अगर एसोसिएट डिसोसिएट नहीं किया तो उस केस में I का वैल्यू 1 होगा, और अगर एसोसिएट डिसोसिएट नहीं किया है सॉल्यूट पार्टिकल, उस केस में अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है तो यही फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज CRT। अब सवाल यह है कि सर अगर एसोसिएट डिसोसिएट कर गया तब क्या करेंगे? तो टेंशन क्या लेना, यहां पे सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर देना? I से। तो अगर एसोसिएट डिसोसिएट किया तो उस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बच्चा ICRT। बात समझ आ गया? ठीक है, अब I यहां पे क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वांट ऑफ फैक्टर। और ये फॉर्मूला का तब यूज करोगे जब I का वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा? 1। बात क्लियर है? ठीक है, अब अलग अलग टर्म का मतलब समझ लो। C यहां पे क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसंट्रेशन। अब अगर कंसंट्रेशन नहीं समझ में आ रहा तो आपको हम बताए थे कंसंट्रेशन यानी ये किसका बात कर रहा है? मोलैरिटी का। और जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था तो हम बताए थे जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सॉल्यूशन के मोलैरिटी पर डिपेंड करता है, एक्सेप्ट वन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड दैट वाज योर ऑस्मोटिक प्रेशर व्हिच डिपेंड्स अपॉन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो कि आप यहां पे देख भी सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पे R जो है R कांस्टेंट है, ठीक है, और इस कांस्टेंट का नाम है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और जनरली यहां पे R का तो बहुत सारा यूनिट होता है, वैल्यू होता है। यहां पे जो R का वैल्यू यूज करेंगे वो होगा 0.0821। इसका यूनिट जरूर ध्यान रखना, लीटर, ATM, पर मोल, पर केल्विन। तो यहां पे हम लोग ये वाला वैल्यू R का यूज करेंगे 0.0821, यूनिट याद रखना। भैया T जो है, T यहां पे क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर हमेशा यहां पे कौन सा यूनिट में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। अब किसी बच्चे को यह पता नहीं है कि टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में है और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए याद रखना बाबू, टेम्परेचर इन केल्विन निकालने के लिए टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर जो कि डिग्री सेल्सियस में है उसमें क्या ऐड करना होगा? तो 273 को ऐड करना होगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है। दो फॉर्मूला ध्यान रखना। अच्छा, दो याद नहीं रखना है ना, तो यही याद रख लेना, ICRT। अगर सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट डिसोसिएट किया तो I का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, और अगर नहीं किया तो उस केस में बताए थे वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कितना होता है? 1। तो यहां पे 1 रखोगे तो अल्टीमेटली फॉर्मूला यही आ जाएगा। तो तुमको अगर मन है,
ठीक है, कि दोनों फॉर्मूला याद रखना, और अगर याद रह जाएगा तो अच्छा बात है। ये फॉर्मूला को तब यूज कर लेना जब i इक्वल टू 1 होगा, ये फॉर्मूला को तब यूज कर लेना i नॉट इक्वल टू 1, और i नॉट इक्वल टू 1 कब होगा, जब सॉल्यूट पार्टिकल आइदर एसोसिएट करेगा या डिसोसिएट करेगा। अब एसोसिएट डिसोसिएट कौन करता है, ये सारा चीज के बारे में जानकारी ऑलरेडी वन टॉप फैक्टर वाला लेक्चर में आप लोग को दे चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्यारा प्यारा छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर of 0.2 molar urea solution at 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अगर हम लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े तो क्या बोल रहा है, यहां पे अपने को ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई का वैल्यू कैलकुलेट करने बोला है। अब 0.2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन यानी हमको कंसंट्रेशन भैया दिया हुआ है 0.2 मोलर, साथ ही साथ एट 27 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर दिया हुआ है जो कि 27 डिग्री सेल्सियस, बट यहां पे सेल्सियस में काम नहीं चलेगा, तो जल्दी से इसको केल्विन में बदल दो। केल्विन में बदलने के लिए इसमें क्या ऐड करोगे, 273, और यहां पे ये कितना आ जाएगा, तो बोल 300 केल्विन आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देख यहां से अब लगभग सब कुछ का वैल्यू तुमको पता है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई कैलकुलेट करने का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अच्छा यहां पे सॉल्यूट कौन है, यूरिया। बाबू यूरिया के बारे में याद रखने बोलते हैं, 3 सॉल्यूट तो आप लोग को एकदम याद होना चाहिए, ठीक है, टिप ऑफ टंग में होना चाहिए भैया। ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया जब भी दिख जाए ये एसोसिएट डिसोसिएट नहीं करेगा, और आई का वैल्यू हम क्या बोलेंगे 1। अगर आई का वैल्यू 1 है तो नॉर्मल फॉर्मूला यूज करेंगे CRT। अब देख सी का वैल्यू कितना दे रखा है 0.2, आर का वैल्यू कितना है 0.0821, और टेम्परेचर कितना है 300। अब एक चीज आसान काम करते हैं, ये जो 0.0821 है ना, इसको कैलकुलेशन बनाने आसान बनाने के लिए 1/12 लिया जाता है। 1/12 क्यों ले रहे हैं, आराम से बात को समझो। अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये तो पहले कैंसिल होगा नहीं, तो हम लोग पॉइंट लगाएंगे फिर 0 देंगे, अभी भी ये कैंसिल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और 0 देंगे, तो यहाँ पे क्या देना होगा 0। अब 12 8 जा क्या होता है 96, तो लगभग 0.08 आ रहा है। इसी वजह से 0.0821, ये तो 0.0821 है, इसको कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए आप 1/12 बोल सकते हो। अब देख कितना आसानी से कैलकुलेट होगा, 0.2 इंटू 1/12 इंटू क्या होगा 300। बोल कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अब ये कैंसिल कर, तो ये 0.1 टाइम्स में कटेगा, और ये तुम्हारा आ जाएगा 6 5 जा 30, यानी ये आ जाएगा 50 इंटू 0.1 दैट इज कितना आ जाएगा 5। अच्छा प्रेशर है तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा, अब यूनिट जो है ना वो वही गैस कांस्टेंट के ऊपर में डिपेंड करेगा। गैस कांस्टेंट का यूनिट क्या था, लीटर। एटीएम यहां पे प्रेशर के लिए था, तो यहां पे जो यूनिट आएगा वो कौन सा यूनिट में आएगा, एटीएम यूनिट में आएगा। क्या बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देख एक तो ये क्वेश्चन था, ये सीधा सीधा मोलैरिटी दिया हुआ था, टेम्परेचर दिया हुआ था, और तुमसे क्या कैलकुलेट करा लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करा लिया। एक और टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और वो क्वेश्चन क्या है आराम से देखना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, कैलकुलेट, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा यूरिया दिया हुआ रहेगा, ठीक है, हम यूरिया सॉल्यूशन ले रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन देगा, बस आपको अप्रोच याद होना चाहिए। यूरिया सॉल्यूशन एट 127 डिग्री सेल्सियस। अब फिर से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जो गिवन है उसको लिखते जाते हैं। तो भैया यहां पे हमको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने बोला है ऑफ 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, यानी हमको अब की बार दे रखा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो कि है 30%, और एट 127 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर दिया है 127 डिग्री सेल्सियस। इससे काम नहीं होगा तो इसको केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये भैया आ जाएगा 400 केल्विन, ठीक है। बट यहां पे भी मेरा काम नहीं होगा क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर, अच्छा सॉल्यूट यूरिया है, मतलब आई का वैल्यू फिर से क्या लोगे 1 लोगे, ठीक है। अब देख यहां पे मेरा काम नहीं बनेगा क्योंकि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया है, और ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी चाहिए। अब अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ हो और मोलैरिटी निकालना हो तो इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या याद आया, ठीक है।
अब बोल परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 30 इंटू 10। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यूरिया का मोलर मास याद रखने बोलते हैं 60, यहां पे 2 आ जाएगा, ये 5 टाइम्स में कटा, यानी मोलारिटी कितना आ जाएगा 5 मोलर। बोल हाँ या ना, बोल कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हमको मोलारिटी यानी कंसंट्रेशन मिल चुका है। अब पाई इज इक्वल टू CRT, सी का वैल्यू अगर बात करोगे 5, R 0.0821, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 1/12 इंटू क्या होगा 400, जो कि टेम्परेचर दिया हुआ है, 4 3 जा 12 और ये 100 टाइम्स में कटा, यानी कितना आ जाएगा बच्चा 500/3। अब जल्दी से इसको कैंसिल करो, 3 1 जा 3, ठीक है। यहां पे 2 चला जाएगा तो ये 20 बन जाएगा, यानी 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 पॉइंट देके दोगे तो 66 ही आएगा, यानी कितना आ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर 166.66, और यूनिट क्या ले लोगे ATM। क्या बात समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम आप लोग से पूछा जा सकता है। तो होप आप लोग को आज का लेक्चर पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक के बारे में बात किए जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर था। एक क्विक समरी ले लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात किए कि ऑस्मोसिस किसको कहा जाता है, तो हम लोग ये देखें कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्या बात समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में बात किए कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, तो एक ऐसा मेम्ब्रेन जो अपने थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट को अलाउ करे, उसी को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर का 2 डेफिनेशन बताए, हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साइड ऑस्मोसिस के वजह से जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप करेगा उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, या फिर हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साइड ऑस्मोसिस को रुक जाओ, मतलब उसको रोकने के लिए जो भी प्रेशर अप्लाई करोगे उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां से हमको फॉर्मूला मिला था पाई इज इक्वल टू CRT और ICRT। आई वाला फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट डिसोसिएट करेगा, यानी आई का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, और विदाउट आई वाला तब यूज करेंगे जब एसोसिएट डिसोसिएट नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद हम कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन बताए, जो कि 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट जब लेक्चर आएगा वो सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है, उसमें हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कि जेईई और नीट में पूछा गया है। तो आज के लेक्चर में आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे, थैंक यू।